एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कर रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने अप टू 12 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनके सोल्यूशंस जाकर देख सकते हैं। वीडियो के ऊपर आप देखेंगे 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करने पे आपको आई बटन मिलेगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी कई सारे टॉपिक्स पे, चैप्टर्स पे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में। क्वेश्चन आप बुक के अंदर देख ही सकते हैं, आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए है, आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन को, कुछ कंपाउंड्स के आपको नाम दे रखे हैं इनके अंदर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर आपको जिसको जिस चीज में कन्वर्ट करना है उन दोनों के आपको पहले स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। यानी कि जैसे कि आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है और जिस चीज में आपको कन्वर्ट करना है उन दोनों के पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, फिर उसके बाद में देखो कि यहाँ से आप यहाँ तक कन्वर्जन किस तरीके से करोगे। सबसे पहले इसने कहा कि बेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है, यानी कि ये रहा आपका बेंजीन। किसी तरीके से आप इसको कन्वर्जन करेंगे किसके अंदर, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन के अंदर, ये आपको दिया हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। बेंजीन है और पैरा नाइट्रो ब्रोमो बोला है, यानी कि एक तो नाइट्रो ग्रुप है, एक ब्रोमो है, और किस पे है, दोनों पैरा पे हैं। तो यानी NO2 और Br जो लगेंगे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पे लगेंगे, पैरा पोजीशन पर लगेंगे। तो यानी एक जगह पर NO2 लगा दूं और इसी की जो पैरा पोजीशन है इस पे Br। तो यहां से आपको यहां तक कन्वर्जन करनी है। कैसे करेंगे उसको हम अभी देख लेते हैं। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है और ये आपका जो आपका रिएक्टेंट है उसका है। तो देखिए, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है इसके अंदर आपका लगा हुआ है NO2 और Br, और दोनों है पैरा पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे हमें ये दोनों चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करानी है, लेकिन कौन सी पहले आप कराओगे ये आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके नाम में ही दिया हुआ है पैरा पे अटैक आपको कराना पड़ेगा। तो यानी कि इसके अंदर आपको पहले कुछ ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर भेजे, पैरा पे। जैसे कि अगर मैं इसमें पहले NO2 ग्रुप को लगा देती हूँ इस बेंजीन रिंग के ऊपर, तो NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है किस पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो आपकी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पे अटैक करेगा, फिर मेटा पे। तो यानी कि आपका NO2 यहाँ पर लगेगा और जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे लगेगा, मेटा पोजिशन पर लगेगा। तो यानी कि आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, मेटा। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो कैसा है, पैरा। तो पैरा के लिए आपको पहले कुछ ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जो लगने के बाद में अपने बाद में जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको भेजेगा पैरा पे। तो ऐसा इन दोनों में से कौन सा है, ब्रोमीन है। आप दोनों ही तरीके से पॉसिबिलिटी को देख सकते हो कि पैरा हमें कब मिल रहा है। तो पैरा हमें कब मिलता है, अगर आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को पहले भेज दोगे फर्स्ट पोजिशन पे, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो पहले लग गया, अब जो सेकेंड टाइम जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ये कहाँ भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे ही। ठीक है, तो आपको ऑर्थो पैरा ग्रुप को पहले इसके अंदर ले आना है, जो भी आपकी रिंग है या फिर जो भी चीज दे रखी है। तो पहले आपको ऑर्थो पैरा ग्रुप को लेके आना है, उसके बाद में आपको लेके आना है उस इलेक्ट्रोफाइल को। तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्थो पैरा पर ही आएगा, क्योंकि आपने ऑर्थो पैरा ग्रुप ही उसके अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दिया। अगर आप वहीं यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को डाल दोगे सबसे पहले, तो जो इसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ये वाला जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को भेजेगा मेटा पे। तो सिंपली है, अगर आपको क्वेश्चन में पैरा वाला प्रोडक्ट पूछा है तो आंख बंद करके जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है उसको पहले इंट्रोड्यूस करा दो। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप चाहिए, आपको मेटा में चाहिए जो लास्ट प्रोडक्ट है, तो आप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दो। तो फिलहाल यहाँ पर आपसे बोला हुआ है पैरा के लिए। ठीक है, पैरा आपको कब मिलेगा, जब आप पहले ऐसा ग्रुप डालोगे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, Br होता है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसीलिए आपको पता लग सकता है कि पहले आपको कौन सी रिएक्शन चाहिए, मतलब पहले आपको इसको इंट्रोड्यूस कराना या फिर इसको, तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट ये मिलेगा। ठीक है, अगर आप उल्टा चलोगे तो आपको नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मुझसे पैरा प्रोडक्ट मांगा है, तो मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा डालना है जो कि पैरा प्रोडक्ट ही दे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसके अंदर Br चाहिए, यानी सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन बनाओ। उसके बाद में क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, फिर हम NO2 प्लस यानी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसका अटैक कराएंगे इसके ऊपर, तो वो हमें मिलेगा सीधा पैरा के ऊपर, क्योंकि पैरा मेजर होता है ऑर्थो पैरा में से, तो इसलिए पैरा ही मिलेगा। अब इसके लिए आपको ये तो पता चल गया कि पहले Br आएगा फिर NO2 आएगा। अब कन्वर्जन किस तरीके से होती है, वो सिंपल रिएक्शन है जो आपकी बुक के अंदर दे ही रखी है, सिंपल डायरेक्ट रिएक्शंस ही हैं। बेंजीन के लिए हमें चाहिए यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन चाहिए अभी, तो जो कन्वर्जन वाली रिएक्शंस है उसमें आप लिखेंगे बेंजीन से हमें क्या चाहिए, ब्रोमोबेंजीन चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ये आपका कैसे मिलेगा, सिंपल ब्रोमिनेशन कर दो बेंजीन का। ठीक है, तो यहाँ पे Br2 डाल देंगे, एनहाइड्रस FeBr3 में हीट कर दो, मिल जाएगा। तो ये आपका ब्रोमोबेंजीन है। जब भी आपकी इस तरीके से कन्वर्जन्स होती हैं तो आप ये कोशिश करो, आपको जिसका भी नाम पता है, जैसे ये बेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है, जिसका भी आपको नाम पता है इनके नाम भी यहाँ पर लिखते चलो। ठीक है, तो ये बेंजीन है, आप इसका नेमिंग लिख सकते हैं, ये ब्रोमोबेंजीन है, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब ये ब्रोमोबेंजीन बन गया, अब हम इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, NO2 इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि पहले मैंने ये चीज क्यों समझाई है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं NO2 लगा देती और फिर यहाँ पर Br आता तो वो लग जाता फिर सीधा मेटा पे। ठीक है, लेकिन पहले मैंने यहाँ पर जो है Br को इंट्रोड्यूस कराया है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब जो NO2 प्लस आएगा जो मेरे को इस रिंग के अंदर लगाना है, वो सीधा कहाँ जाएगा, मेरे डिजायर्ड प्रोडक्ट की तरफ ही। तो यहाँ पर हमें NO2 ग्रुप लगाने के लिए क्या करना है, नाइट्रेशन करना है, सिंपल इसका। तो अगर आप नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रेशन के लिए लिखेंगे कॉन्ग H2SO4 प्लस कॉन्ग HNO3, हीट कर देंगे। अब आपका लगेगा क्या, NO2 इसके पैरा पे, मिल गया आपको आपका प्रोडक्ट जो पूछा हुआ था। Br लगाया, ठीक है, यहां से ऑर्थो भी मिलेगा, पैरा भी मिलेगा, तो ये मेजर है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, ये आपका पैरा जो आपको क्वेश्चन में दिया है एज इट इज, आप उसको नाम को यहाँ पे पूरा टेप दो। ये आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट। इसमें माइनर क्या हो जाएगा, जो ऑर्थो वाला है। ये आपका पैरा जो है, पैरा हमेशा मेजर होता है, ऑर्थो वाला जो आपका मिलेगा, ऑर्थो पे NO2 यहाँ पर लगेगा, वो आपका माइनर होगा। ये ऑर्थो पैरा आइसोमर्स है, इनको वैसे भी हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। तो ये आपका इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है कॉन्ग HNO3 और H2SO4, ये आपको पता ही होगा, ये जनरेट करता है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो वही अटैक कर रहा है इस रिंग पे, तो इसीलिए यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। हमेशा जो इस तरीके से अटैक होता है ये हमेशा हम इस तरीके से ही दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर आप अटैक दिखाओगे तो हमेशा इस तरीके से आपको दिखाना होता है। यहाँ पर जो इसकी रिएक्शन है ये भी आपको दे ही रखी होगी, तो ये जो रिएक्शन है ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये H2SO4 हो गया और इसी में हमने HNO3 डाला हुआ है। यहाँ पर ये जो HNO3 है, इसमें ऑक्सीजन के पास में ये लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर जो है ये इस पे अटैक करते हैं, तो ये वाला H जो है ये यहाँ से निकल जाता है और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में चले जाते हैं। तो यहाँ से ये मिल जाता है HOH और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, ये मिल जाता है, यहाँ से मिल जाएगा आपको HSO3 नेगेटिव। इसको हम लिख देते हैं HSO3 नेगेटिव है, ये किसी काम का नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो मिलता है, यहाँ से अब ये NO2 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा H2O और एक NO2 प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जो बॉन्ड वाले थे इस ऑक्सीजन की तरफ, तो ये बन जाएगा इसलिए NO2 प्लस। वही NO2 प्लस जो है वो इस रिंग के ऊपर यहाँ पर आके जुड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होता है।
इसकी जरूरत इसमें नहीं थी, सिर्फ आपको कन्वर्जन देखनी है। पहले आपको Br को इसमें इंट्रोड्यूस कराना है, देन NO2 को। सिंपली इसमें इसी तरीके से चलना है, सारे आपके कन्वर्जन हो जाएंगे। सेकेंड जो है इसमें भी आपको बोला हुआ है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। तो इस बेंजीन से अब हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या चाहिए, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यानी ये चाहिए। अब इसके अंदर देखो हमें क्या क्या इसके अंदर डालना पड़ रहा है। बेंजीन तो वही है, एक Cl लगा है, एक NO2 लगा है। तो Cl और NO2 कैसे मिलेंगे, हमें किस पोजीशन पे मिलेंगे, और तो पहले हमें चाहिए था पैरा पे, तो इसीलिए सबसे पहला ऐसा ग्रुप डालना था जो पैरा प्रोडक्ट दे। अब यहाँ पर ये मेटा पे अटैच है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमें ऐसा ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जिससे कि ये मेटा पे आए एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर है मेटा। मेटा कब मिलेगा मुझे, जब मैं इसके अंदर ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराऊं जो मेटा देगा। तो वो कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी कि NO2। तो यहाँ पे सबसे पहले NO2 डालेंगे, फिर डालेंगे Cl। अगर आप इसका उल्टा करते हो, यानी कि Cl जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो यानी कि जो NO2 आएगा उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। मेटा तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसीलिए हम पहले इसके अंदर NO2 को डालते हैं। तो NO2 को हमें इंट्रोड्यूस कराना है बेंजीन रिंग के अंदर। कन्वर्जन आपका इस तरीके से हो जाएगा, इसके नाम लिख दो बेंजीन, NO2 लगाना है, फिर से नाइट्रेशन कर दो, यहाँ पे लिख दो कॉन्ग HNO3 और कॉन्ग H2SO4, हीट कर दो उसको, तो आपको मिल जाएगा NO2। NO2 आप कहीं भी लगा दो, अभी पूरी रिंग बराबर है एकदम। तो यहाँ पर NO2 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। यहाँ से पता ही है NO2+ ही जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर आकर लग गया, ये मिल गया हमें नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम लिख लो यहाँ पे। अब जब NO2 यहाँ पर लग गया, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है ऑर्थो और पैरा पे। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, सीधा मेटा पे। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा होगा, Cl लगाना है ना हमें, तो बस आपका डायरेक्ट कर दो यहाँ पे क्लोरिनेशन, जैसे ब्रोमिनेशन किया वैसे क्लोरिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्लोरिनेशन के लिए Cl2 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं AlCl3 में, हीट कर दो। ये भी जो है यहाँ से ये जनरेट कर देता है AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ से मिल जाता है ये Cl पॉजिटिव। तो ये AlCl4 एक Cl यहाँ चले जाता है बेसिकली, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये Cl पॉजिटिव जनरेट होता है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पे आके लगेगा, कहाँ लगेगा ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर NO2 है, तो अब जाएगा ये सीधा यहाँ पर मेटा वाली पोजीशन पर। तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आपका NO2 और यहाँ पर Cl। इसका जो नाम आपको दिया हुआ है वही आप यहाँ पे लिख दो, ये आपका हो गया कन्वर्जन। इसके बाद में इसमें सेकेंड है पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन। टॉल्यूइन हमें पता है होता है बेंजीन के ऊपर CH3। टॉल्यूइन से पहले लिखा हुआ है पैरा नाइट्रो, यानी इसके नीचे यहाँ पे आएगा NO2। आप देखो कैसे कैसे आएगा, ये बेंजीन सेम है, एक CH3 लगाना है, एक NO2 हमें इसके ऊपर लगाना है, तो मिल जाएगा प्रोडक्ट जो चाहिए। अब एक CH3 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। वहीं आपका NO2 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें कौन सा डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, जो कि है CH3, वो आपका देगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें किसको इंट्रोड्यूस कराना है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को, यानी कि CH3 को। तो ये जो आपका बेंजीन है इसमें हम यहाँ पर करा देते हैं, बेंजीन पे CH3 लगाना है, आप कर दो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये आपका होता है CH3Cl, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। तो यहाँ से भी सेम ही रिएक्शन है, ये आपका जो ये Cl है ये इधर ही चले जाता है, ये मिल जाता है AlCl4 नेगेटिव इस तरीके से, और ये CH3+ यहाँ से जनरेट हो जाता है, ये CH3+ चले जाएगा इस रिंग के पास में। तो यहाँ से मिलेगा बेंजीन और इसके ऊपर CH3,
ये आपका लुईस एसिड होता है AlCl3। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करने से बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप आप आराम से लगा सकते हो। तो बेंजीन के ऊपर ये दोनों चीज डालो, आपको CH3 लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पर ये मिल गया, इसका नाम लिख दो, यहाँ पे टोलुइन है, TOLUENE। अब चाहिए NO2 और, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा, सीधा पैरा पे जाएगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं इसका नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 H2SO4, हीट कर दो। डाइल्यूट भी डाल रखे हैं तो आप यहाँ पे हीट का साइन लगा दो, ये रिएक्शन तब भी हो जाएगी। यहाँ पर है CH3 और NO2। NO2 जो है ये आपका चले गया पैरा पे, तो मिल गया जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था पैरा नाइट्रोटाउलिन। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन हो गई। नेक्स्ट जो है वो सीधा है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन जो है वो होता है आपका बेंजीन पे COCH3। तो जैसे यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुई है, वैसे यहाँ पे हो जाएगी एसाइलेशन। ये सिंपल एक ही रिएक्शन है, बेंजीन पे चाहिए COCH3, ये आपकी हो जाएगी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, सिंपल बेंजीन रिंग। जैसे हम एल्काइलेशन के लिए एल्काइल डालते हैं इसके अंदर, एल्काइल R ग्रुप हो गया, CH3Cl है, और इसमें एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, ठीक है। अगर एसाइलेशन करना है तो एसाइल ग्रुप ले लो, यानी CH3CO, Cl होगा इसके साथ में और वही होगा एनहाइड्रस AlCl3 में। तो यहां से क्या होगा, फिर से ये वाला जो Cl है ये इसके साथ में मिलके देगा AlCl4 नेगेटिव, और यहां से आपको मिल जाएगा CH3CO, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, सेम रिएक्शन है। तो ये आपकी हो गई फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन है, Cl हटेगा, COCH3 अटैच, तो ये आपका हो गया बेंजीन से एसिटोफिनोन, इसका नाम इस नीचे लिख सकते हो आप। इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो बेंजीन का इन कंपाउंड्स के अंदर। इसके बाद में इसने कहा हुआ है कि एक एल्केन है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन्स को, और उससे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड हैं आपको वो भी बताने हैं। तो इसमें है CH3 CH2, इस कार्बन से 2 CH3, ये दिया हुआ है आपको। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन को आप बता सकते हो उसके अंदर। जो कार्बन, अगर हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए देखेंगे ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक से जुड़ा है तो प्राइमरी, दो से जुड़ा है तो सेकेंडरी, इस तरीके से। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया प्राइमरी। ये प्राइमरी हो गया। ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया सेकेंडरी। ये वाला कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो ये क्वार्टरनरी हो गया। वहां पर उसने बात की सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। यहाँ पर इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। ये 1 कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये भी 1 से जुड़ा है प्राइमरी, ये 2 से जुड़ा है सेकेंडरी, ये 3 से जुड़ा है टर्शरी, ये 1 से जुड़ा है और ये भी 1 से जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनका क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन्स में। अब इसने कहा कि इसमें हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड बताने हैं हर तरह के कार्बन एटम के साथ में जो है। तो यानी कि आपको बताना है कि कितने हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड है, बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन एटम। कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो प्राइमरी कार्बन्स कहाँ कहाँ पर हैं। एक ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब कॉर्नर वाले ही होंगे प्राइमरी। तो यहाँ पे प्राइमरी है 1 2 3 4 और ये 5। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितनी हो गई इनके पास में, 3 3 3 3 और 3, तो 5 से 15 होता है। तो 15 हाइड्रोजन्स ऐसी हैं जो प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड हैं। बस ये आपको बताना है। इसी तरीके से सेकेंडरी, सेकेंडरी में ये है सेकेंडरी और ये है सेकेंडरी, तो 2 और 2 4।
तो 4 हाइड्रोजन्स ऐसी हैं जो बॉन्डेड है किससे, सेकेंडरी कार्बन से, ठीक है। इसके बाद में टर्शरी कितनी है, सिर्फ एक। सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसी है जो बॉन्डेड है टर्शरी कार्बन से। बस यही आपको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर, यही चीज आपसे पूछी हुई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 15 है, व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन अल्केन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी अल्केन के अंदर अगर ब्रांचिंग है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो बेसिकली इनवर्स रिलेशन है, ब्रांचिंग अगर बढ़ती जाएगी, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। ये इसका स्ट्रेट आंसर है। जितने ज्यादा कम ब्रांचिंग होगी उसके अंदर, मतलब जितनी स्ट्रेट बिल्कुल चेन होगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा ही रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उसके अंदर ब्रांचिंग कर दोगे, बहुत तरीके से इसमें जगह जगह पर ब्रांचिंग आएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा उसके बॉन्ड्स को, बस इसीलिए। तो सिंपली इसने पूछा था कि इफेक्ट क्या पड़ेगा ब्रांचिंग का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो ब्रांचिंग ज्यादा होने से, मोर द ब्रांचिंग लेसर द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हुआ इनवर्स रिलेशन, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज्यादा। ये 15 था। इसके बाद में जो है 16 है, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन यील्ड्स 2 ब्रोमोप्रोपेन, जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड सेम रिएक्शन हमें देती है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो आपको एक्सप्लेन करना है और इसका मैकेनिज्म भी। HBr जो है उसका एडिशन हो रहा है प्रोपेन में, तो सिंपली जो HBr है ये आपको देगा, क्योंकि Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये H प्लस और Br माइनस बनेगा। प्रोपीन के अंदर इसने एडिशन बोला है, प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। अब इसके अंदर HBr ने दे दिया यहाँ पर H प्लस और Br नेगेटिव। यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर है सबसे पहले H प्लस। तो जो स्टेप 1 है इसके अंदर, स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, ये जो आपका प्रोपीन है इसमें ऐड होगा ये H प्लस। यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी अभी स्लो, ये इससे जुड़ेगा तो बनेगा CH3 CH। अब ये जो H प्लस है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इन 2 कार्बन्स के बीच में है, तो यहाँ पर ये H यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। तो H की पॉसिबिलिटी लगने की यहाँ पर भी है और यहाँ पर। अगर यहाँ पर H लगता है तो प्लस चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे, अगर यहाँ पर H लगता है तो प्लस चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे। यहाँ पर इसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि हमें इस वाले रिएक्शन के अंदर क्या मिलता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलता है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन कब मिलेगा हमें, जब यहाँ पर H जुड़ेगा इस कॉर्नर वाले इस पे, ठीक है। तो सिंपली उसने बोला हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे हम बना देते हैं CH3, H लग गया इस कॉर्नर वाले कार्बन के पास में, जो प्लस चार्ज है वो कहाँ आएगा, इस पे। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन बन रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, लेकिन अगर आप H को यहाँ पर लगाते हो बीच वाले कार्बन पे तो प्लस चार्ज आता है कॉर्नर वाले कार्बन के पास में, तो कोने वाले के पास में जो प्लस चार्ज आएगा वो बनेगा प्राइमरी कार्बोकटाइन विच इज लेस स्टेबल, तो यहाँ पर इसलिए ये बनेगा। सो ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, मोर स्टेबल। अब ये जो कार्बोकटाइन बन गया है इसके ऊपर ये जो Br नेगेटिव निकला था ना फर्स्ट स्टेप में, ये आपका अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, तो मिलेगा आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन जो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो आपका जो स्टेप 2 है इसमें ये CH3 CH प्लस CH3, ये जो आपका सेकेंडरी कार्बोकटाइन है यहाँ पर Br नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो आपको मिलेगा CH3 CH Br CH3, ये क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो इस रिएक्शन के अंदर आप देखो आपका सबसे पहले H प्लस का एडिशन हुआ है जो आपका इलेक्ट्रोफाइल था, फिर आपका एडिशन हुआ है Br नेगेटिव का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, तो ये आप रिएक्शन लिखोगे कि पहले हमने जब सिंपली प्रोपेन के अंदर HBr को डालेंगे तो इस तरीके से हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा।
अब इसने कहा कि अगर हम बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसी रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, 2 की जगह सीधा 1 पे प्रोडक्ट मिलता है। तो वो क्यों मिल रहा है, तो वो इसलिए मिलेगा आपको क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया आपका C6H5CO पेरोक्साइड है, बीच में आपकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज आती है इस तरीके से, फिर से आपका रहेगा ये CO और C6H5O से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये आप लिख दो बेंजोइल पेरोक्साइड है। बेंजोइल पेरोक्साइड में यहाँ पर सबसे पहले होता है होमोलिटिक फिजन। ये होमोलिटिक फिजन होगा, ये जो बिल्कुल सेंटर वाले 2 ऑक्सीजन है ये इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड इस तरीके से आपको दिखाना है क्योंकि ये होमोलिटिक फिजन है, ठीक है। तो फिश हेड एरो लगता है इसके अंदर, ये आपको देगा C6H5COO और C6H5COO रेडिकल। तो यहाँ पर मिलेंगे 2 मिले ना, एक इधर से और एक इधर से, तो 2 आपको आइडेंटिकल मिलेंगे 2 C6H5COO रेडिकल। ये रेडिकल आपका मिलेगा। अब इसको अगर हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2C6H5 रेडिकल अलग मिल जाएगा और ये जो लास्ट में COO है ना ये बन जाएगा CO2। तो यहाँ पे आपको CO2 अलग से मिल जाएगी, तो CO2 हटा देते हैं। अब यहाँ से क्या मिला हमें, C6H5 ये रेडिकल है जो आपका अटैक करता है किसके ऊपर, ये रिएक्ट करता है HBr के साथ में। तो यहाँ पर ये वाला जो रेडिकल है C6H5 रेडिकल HBr है, तो ये रहा HBr। यहाँ से जब ये रेडिकल है तो ये इसको भी क्या बनाएगा, रेडिकल ही बनाएगा। तो यहाँ से ये क्या करता है, इसको चाहिए ये H, तो यहाँ से ये निकल जाता है Br, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, C6H5 था, एक H इसने और ले लिया तो बन गया C6H6। तो आपको मिलेगा 2C6H6 और ये जो आपका Br निकलेगा ये एज अ क्या निकलेगा, रेडिकल। तो ये आपका मिल जाता है Br रेडिकल। ये जो आपका Br रेडिकल अब जनरेट हुआ है ये अटैक करेगा उस प्रोपीन के ऊपर। इसके बाद में आपकी रिएक्शन आएगी उस प्रोपीन वाली। तो प्रोपीन है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो आपका ब्रोमीन रेडिकल है इसमें फर्स्ट स्टेप में Br रेडिकल का एडिशन हो रहा है तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही, इलेक्ट्रोफिलिक इसका एडिशन ही हो रहा है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है दोनों ही स्टेप्स के अंदर। यहाँ पर ये आपका Br रेडिकल है, अब सेम सिचुएशन इसके अंदर भी आती है। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका एडिशन होगा। अब यहाँ पर ये जो Br रेडिकल है ये भी यहाँ पर या तो यहाँ पर अटैक हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। अगर ये इस वाले कार्बन पे अटैच होता है तो रेडिकल आपका बनेगा इस कार्बन पे, अगर ये इस वाले कार्बन पे अटैच होता है तो रेडिकल बनेगा इस वाले कार्बन पे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इस वाले केस में मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट जो है ये Br रेडिकल अटैक कर रहा है इस वाले पे, सेकंड वाले में ये अटैक कर रहा है इस वाले पे, ठीक है। तो अगर ये Br यहाँ पे अटैक करता है, अटैक करने का मतलब है कि यहाँ पे ये अटैच होगा, तो इस तरीके से फर्स्ट वाले में यहाँ पे अटैच हो गया तो रेडिकल आपका कहाँ बनेगा, इस वाले कार्बन पे। दूसरे केस में आपका Br अटैच हो रहा है यहाँ पे कोने वाले कार्बन पे, तो आपका मिलेगा CH2Br। अब आपको जो रेडिकल मिलेगा वो इस वाले कार्बन पे मिलेगा। अब जरा आप यहाँ पे देखो, ये आपका कैसा रेडिकल है, प्राइमरी, ये आपका कैसा रेडिकल है, सेकेंडरी। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला। तो Br कहाँ लगना चाहिए आपका, इधर की इधर, यहाँ लगना चाहिए। तो इसीलिए आपका Br लगता है इस 1 पोजीशन पे इन द केस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, और उस केस में कहाँ लगता है आपका, जहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा था आपका वो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल था, तो इसीलिए आपका लग रहा था वो 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पे आपका ये है मोर स्टेबल, ये आपका है लेस स्टेबल। तो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा,
पहले उस वाली रिएक्शन में आपका H+ जुड़ा, Br नेगेटिव जुड़ा। इस वाली रिएक्शन में आपका पहले Br रेडिकल आया, फिर आएगा अब आपका H। H कहाँ से आएगा? एक अलग HBr मॉलिक्यूल के अंदर से आएगा H। तो यहाँ पे अब रिएक्शन किसकी दिखाओगे आप? इसकी नहीं दिखाओगे, रिएक्शन होगी इसकी, क्योंकि ये स्टेबल है। तो रिएक्शन जो है वो आपकी ये हो जाएगी CH3 CH रेडिकल और CH2Br। ये रिएक्ट करेगा HBr के साथ में। यहां से अब इसमें चाहिए सीधा H, तो ये जो रेडिकल वाली जगह है यहाँ पे ये H को लगा दो और यहाँ से ये Br फिर से निकल जाएगा और फिर से जनरेट हो जाएगा एक और Br रेडिकल। तो ये आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2Br। क्या नाम है इसका? 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो मिल रहा है इस केस के अंदर आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन प्लस का आप ये भी लगा सकते हो Br रेडिकल मिल रहा है। बस ये आपका इसका आंसर है। आपकी दोनों रिएक्शंस इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही थी, लेकिन ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ H और Br की वजह से आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इस केस के अंदर। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट है राइट डाउन द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन ऑर्थोजाइलिन। इसके बाद में आपको कहा है हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट केकुलस स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। तो ओजोनोलिसिस करना है ऑर्थोजाइलिन का। ऑर्थोजाइलिन कुछ नहीं है आपका, सिंपली हो जाएगा बेंजीन है, एक CH3 यहाँ पर लगा देते हैं और एक CH3 यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि ओजोनोलिसिस करना है ऑर्थोजाइलिन और केकुलस स्ट्रक्चर को बेंजीन के लिए कैसे सपोर्ट करते हैं ये हमें बताना है इसके अंदर। तो बेंजीन जो होती है उसके अंदर ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड्स यहाँ पर ही नहीं है, तो ये बॉन्ड्स आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये भी क्या है? ऑर्थोजाइलिन ही तो है ये भी। ठीक है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर इसी के ही हैं। अभी हम इसको बता देते हैं ओजोनोलिसिस करके। ओजोनोलिसिस अगर आप करोगे वो सिंपली आपको कुछ नहीं होता है, आपको जहां भी डबल बॉन्ड होते हैं उनको आपको ब्रेक कर देना होता है। तो जहां भी बॉन्ड आ रहे हैं उसको काट के आप वहां पे ओजोन को लगा देते हो, ऑक्सीजन बेसिकली, वो आपकी ओजोनोलिसिस रिएक्शन हो जाती है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर 3-3 आपके डबल बॉन्ड्स हैं तो हम तीनों को ही ब्रेक करेंगे। इसको करके देख लेते हैं और इसको भी करके देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे तो ये वाला बॉन्ड आप कैसे ब्रेक करोगे? इस तरीके से। एक डबल बॉन्ड आपका ये रहा तो इसको आप इस तरीके से ब्रेक करोगे, एक डबल बॉन्ड ये रहा इसको आप इस तरीके से ब्रेक करोगे। ठीक है, आपका जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है उसको हम सीधा काट देते हैं और इसके दोनों तरफ ही डाल देते हैं ऑक्सीजन 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 इस तरीके से। अब यहाँ पे इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो ओजोनोलिसिस कर दो, CH2Cl2 डाल दो, जिंक वाटर, ये आपकी रिएक्शन होती है। सेम चीज यहाँ पर आप उतार दो। यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, इस वाले पोर्शन की, यानी ये वाला जो आपका पोर्शन है इससे इधर वाला पोर्शन, तो यहाँ पर है आपका इस कार्बन पे CH3। तो मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर यहाँ पर आप कैसे बना सकते हो। प्रोडक्ट जो मिलेगा, ये कार्बन से ये CH3 अटैच है, इधर जा रहे थे ये 2 डबल बॉन्ड इसी कार्बन से, तो वो वाला डबल बॉन्ड हमने ब्रेक करके क्या डाला, इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन, तो जोड़ दो इससे ऑक्सीजन। इसी कार्बन से नेक्स्ट एक जुड़ा हुआ है कार्बन, तो बना हुआ एक कार्बन। इसी के बाद में था एक डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्ड को तोड़ के हमने क्या करा, दोनों जगह डाल दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोनोलिसिस हो रहा है सिंपल। तो यहाँ पे इससे इसी कार्बन से एक डबल बॉन्ड था, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो ऑक्सीजन, ये आपका ओजोनोलिसिस हो गया। ये बॉन्ड बचा है किसका, H लगा दो, H ही तो था वहां पे भी, तो ये आपका हो गया इसका प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ वाला पोजीशन देखते हैं, ये वाला, इस वाले पोर्शन का ये वाला साइड जो है, अगर आप इसको देखोगे तो ये भी क्या है, इस कार्बन से CH3 डबल बॉन्ड हो और फिर CH डबल बॉन्ड O, तो यानी यही वाला सेम स्ट्रक्चर इस वाली जगह से आ रहा है और इस वाली जगह से आ रहा है, तो यानी इसके आपको मिलेंगे 2। अब इधर वाला पोर्शन जो बचा है इस बेंजीन रिंग का, यहाँ पर है एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दोनों जुड़े हुए हैं, तो पहले इनको लगा देते हैं,
दोनों कार्बन से डबली बॉन्ड जा रहे थे, ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड्स में से क्या बन गया, डबल बॉन्ड ओ। सो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ आ गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ आ गया। एक जो बचा था वो किससे जुड़ा था, एच ही तो था। बेंजीन रिंग में हर जगह ये एच एच ही तो थे यहाँ पे इस तरीके से, सिर्फ इन जगहों पर CH3 था, तो इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर में आया CH3 यहाँ पे। इस वाले में क्या आएगा, सिंपल H आएगा। तो यहाँ पर जो इसका नाम है ये आप लिख दो, ये ग्लाइऑक्सिल है, ये मिथाइल ग्लाइऑक्सिल है। मिथाइल ग्लाइऑक्सिल, और वो सिर्फ ग्लाइऑक्सिल। अगर ऐसे ही आप ओजोनोलिसिस करोगे इधर वाले का, तो इधर वाले में इस वाले बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, इस वाले बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, और इस वाले बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, तीनों को बीच में से ऐसे ब्रेक कर दो। इधर ऑक्सीजन 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 इस तरीके से लगा दो। अब देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखते हैं, तो यहाँ पे है एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये रहा एक कार्बन एक कार्बन, दोनों कार्बन से एक एक CH3 जुड़े हैं, दोनों पे CH3 लगा दो, और वही दोनों कार्बन डबल बॉन्ड O बना रहे हैं, डबल बॉन्ड O बना रहे हैं, तो इन्हीं वाले कार्बन से लगा देते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये मुझे मिल गया। जैसे यहाँ पर ये मिथाइल ग्लाइऑक्सिल था क्योंकि एक CH3 अटैच था, यहाँ पे दोनों पे CH3 अटैच हैं, इन दोनों पे, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये 1,2 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिल, दोनों पे आ गया, 1,2 पे डाई मिथाइल हो गया। ये आपका सिंपली नेमिंग है इसका। इसके बाद में है ये वाला, तो हमारा हो गया पोर्शन। इधर वाले पोर्शन को देखो, अब यहाँ पर है 2 कार्बन, यहाँ पर मैं बना देती हूँ इसको, यहाँ पर है ये 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को सबसे पहले लिख देते हैं एज इट इज, C ये रहा, एक ये C ये रहा, इनको मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया। दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड O जा रहे थे इस तरीके से, बाकी जो बचा वो क्या होगा, HH, ठीक। अब यहाँ पर भी सेम है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और बाकी होगा HH। तो यहाँ पर इस तरीके के ये 2 सेम टू सेम मिल रहे हैं, तो ये हो गए 2। अब आप देखो इसमें से आपके ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों में आपके ये बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, मिथाइल ग्लाइऑक्सिल और यहाँ पर 1,2 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। ये वाला भी तो ग्लाइऑक्सिल ही है, ये वाला भी ग्लाइऑक्सिल ही है, और ये वाला भी ग्लाइऑक्सिल ही है। तो बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमें इन 2 स्ट्रक्चर से मिल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा इनमें से एक स्ट्रक्चर नहीं है जो हमें तीनों दे पाएगा, ठीक है। ये जो आपके तीनों मिलेंगे हमें इन दोनों स्ट्रक्चर की ओजोनोलिसिस से ही मिल पा रहे हैं, ठीक। तो इससे हमें ये शो हो जाता है कि ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर है अरेंज बेंजीन एन हेक्सेन और इथाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। बेंजीन एन हेक्सेन और इथाइन को आपको अरेंज करना है। ये बेंजीन है, एन हेक्सेन बोला है, तो फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 एन हेक्सेन है, और आपका इथाइन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इन तीनों में आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आप ऑर्डर कैसे बताओगे, जितनी जल्दी H निकल जाएगा वो एसिडिक है, जो जितना देर से देगा वो एसिडिक कम है। यहाँ पर जो है आपका H, यहाँ पर देख लेते हैं, एक ये और एक H आपका ये रस बेंजीन का। तो ये आप कैसे देखोगे, यहाँ पर देखो आप S करेक्टर किसका कितना है, वो कैसे पता चलेगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन से। यहाँ पर जो आपका ये बेंजीन है C6H6 में, इसमें आपका ये वाला जो कार्बन है, ये सारे कार्बन जो हैं ये आपकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही हैं। तो यहाँ पर कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं आपके सिग्मा, तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक कार्बन जो है आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो गया।
तो यहाँ पर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है अभी, तो आपका परसेंटेज s करेक्टर सब में अलग अलग हो गया। यहाँ पर अगर आप परसेंटेज s करेक्टर की बात करोगे, sp2 के अंदर कितना हो गया आपका परसेंटेज s करेक्टर 33.3%। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25%, और यहाँ पर सिर्फ sp है तो यहाँ पर हो गया 50% s करेक्टर। 50% का मतलब है ये सबसे ज्यादा s करेक्टर है इसके पास में, इसके पास में उससे ज्यादा है, फिर सबसे कम इसके पास में है। तो जितना ज्यादा आपकी परसेंटेज लिखी हुई है मतलब उतना ज्यादा एस करेक्टर है, सिंपली इतनी की बात है। यहाँ पर है आपका sp2, sp3 और sp, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर जितना ज्यादा आपका एस करेक्टर है मतलब कि आपके जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं। ठीक है, एस के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं। तो यहाँ पर जिसका एस करेक्टर ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका कार्बन क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है उसके पास में 50% का s करेक्टर है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करेंगे, कार्बन के पास में। तो यानी कि जो CH का बॉन्ड है वो ब्रेक करना आसान होगा इथाइन में। तो यहाँ पर बॉन्ड आपका ब्रेक करना आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें s करेक्टर ज्यादा है। तो इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप इन तीनों को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। तो सबसे इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा इथाइन का, सबसे ज्यादा परसेंटेज है। उसके बाद में इससे कम परसेंटेज ये रही बेंजीन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें सिर्फ 25% ही s करेक्टर है, तो इसका बॉन्ड ब्रेक करना हो गया और भी कम। तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले इथाइन, ज्यादा डिक्रीजिंग बोला है, सबसे ज्यादा वाला पहले लिखोगे, साइन इस तरीके का लगाओगे, उसके बाद में आप लिखोगे ये बेंजीन, और सबसे कम आपका हो जाएगा एन हेक्सेन। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है क्यों होगा, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक बिहेवियर। इसके बाद में 19th है, व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस विद डिफिकल्टी। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन जो है इसके पास में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में। ये जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या बनाते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बनाते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता तो कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक करता, पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके पास में क्या आएंगे, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, सॉरी, इसके पास में सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, यानी जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इसके पास में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है तो इसके पास में इलेक्ट्रोफाइल्स ही आएंगे। तो इसीलिए ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को इजीली दे देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को नहीं देगा बेंजीन। इसी आंसर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद में जो 20 है, हाउ वुड यू कन्वर्ट दी फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन। अब आपको बेंजीन के अंदर कंपाउंड्स को कन्वर्ट करना है। सबसे पहला जो है ये आपको बोला हुआ है इथाइन। इथाइन से आप बेंजीन कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिंपल रिएक्शन है वो आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है, साइक्लाइजेशन पॉलीमराइजेशन हो जाता है, साइक्लिक। इथाइन है तो आपको चाहिए 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये आपको देता है बेंजीन। ये आपकी रिएक्शन है 873 केल्विन, ऐसे आप टेम्परेचर लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये आपके 3 लिए हैं क्योंकि ये होते हैं आपके CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक इधर आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH और एक आपका इधर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस तरीके से आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है, ये बॉन्ड्स इधर आ जाएंगे और ये पूरा जुड़ के आपका बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका सिंपल कन्वर्जन था इथाइन से बेंजीन के अंदर। नेक्स्ट आपसे बोला हुआ है इसके अंदर इथीन से आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन में। इथीन है आपके पास में, इथीन होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड
CH2। इससे सबसे पहले हम बना देते हैं डाइब्रोमो इथेन। तो यहाँ पर डाल देते हैं Br2 CCl4 में। तो यहाँ पर एक Br लग जाएगा, यहाँ पे एक Br लग जाएगा। तो Br2 CCl4 में डालते हैं तो हमें डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। डबल बॉन्ड बीच का हट जाता है और एक Br इधर और एक Br इधर, तो ये डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ पर आपका लग जाएगा एक Br और यहाँ पर आपका लग जाएगा एक Br। CH2 एज इट इज। ठीक है, तो ये आपका बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन। यहां से एक H और एक Br निकाल देते हैं तो ये आपका हो जाएगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे करेंगे हम? एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, हीट कर दो, तो ये आपका हो गया डिहाइड्रो। और हेलोजिनेशन, यहाँ पर हेलोजन क्या है? ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन। तो ये आपका हो गया एक, यहाँ से आप Br निकालो, यहाँ से H निकालो। एक कार्बन से Br जाता है, एक कार्बन से H जाता है। ठीक है, तो ये आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH Br और डबल बॉन्ड आपका फिर से बीच में आ जाता है। ये आपका मिल गया। इसके बाद में आपका ये मिल गया है, जब भी डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं और उससे नेक्स्ट कार्बन पे अटैच होता है तो हम इसको बोलते हैं विनाइल। तो ये विनाइलिक है। डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे, डबली बॉन्डेड कार्बन से जो बिल्कुल लास्ट वाला कार्बन है, यानी कि इसी कार्बन से अटैच है डायरेक्ट Br, तो जब नेक्स्ट से अटैच होता है उसको अलाइलिक बोलते हैं। जब डबली बॉन्डेड से ही अटैच होता है तो हम उसको विनाइलिक बोलते हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम सोडामाइड, सोडामाइड NaNH2 और इसमें लिक्विड अमोनिया में। ये सिंपली कुछ नहीं करता है, ये आपका सिंपल कन्वर्जन कर देता है एल्काइन में। तो यहाँ पर क्योंकि ये इथीन है तो ये इथीन से चले जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन में। यहाँ पर ये इसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। अब क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है तो इसको फिर से बेंजीन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। सिंपल फर्स्ट वाली जो रिएक्शन थी इस ट्रिपल बॉन्ड का वही साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बेंजीन मिलेगी। तो ये आपके 3 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से पॉलीमराइजेशन होगा। यहाँ पर आप वही सारी कंडीशंस लिख सकते हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब, टेम्परेचर वहां पर 873 केल्विन के आसपास आप लिख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपका 196 ही रिक्वायर्ड रहेगा। ये आपकी कन्वर्जन है। इसके बाद में है आपका हेक्सेन। हेक्सेन से भी आप बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्सेन को आप इसी तरीके से लिखो जैसे हम बेंजीन को इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे। तो हेक्सेन को भी आप इसी तरीके से लिखो CH3 CH2 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 और CH3। ये आपका है क्या? N हेक्सेन। अब ये आपको दे देता है बेंजीन। यहाँ पर आपका कैटलिस्ट भी डला हुआ होता है, Cr2O3, क्रोमियम हो सकता है, मोलिडेनम हो सकता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड हो सकता है, Cr2O3 MOO3 V2O5। यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें से एक H यहाँ से जाता है और एक H यहाँ से जाता है। जो कॉर्नर वाले 2 CH3 हैं वो अपना एक एक H देते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है आपका -H2 और यहाँ पर मिलता है सिंपल इस तरीके का स्ट्रक्चर। चेन तो वो ऑलरेडी थी इस तरीके से, यहाँ से ये निकल जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस तरीके से क्लोज हो गया। ये आपका क्या है? बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। अभी साइक्लोहेक्सेन में आपके हर एक कार्बन पे 2-2 H लगे हैं, तो 2-2 हर जगह पे लगे हुए हैं। तो हर जगह पे 2-2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। हमें यहाँ से क्या करना है? एक एक H को निकाल देना है। तो यहाँ से आप फिर से इसमें से कर दो H-, तो माइनस हो जाएंगे आपके 3H2। हो गए 6 हाइड्रोजन। फिर तो 3H2 माइनस करोगे तो क्या बनेगा? बेंजीन। तो आपके आ जाएंगे फिर डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे आप लिख दो बेंजीन बनेगा। इसके बाद में आपका 21 राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द एल्कीन्स विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव 2-मिथाइल ब्यूटेन। आपका 2-मिथाइल ब्यूटेन मिलता है
किन एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन करने से वो एल्कीन आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसका स्ट्रक्चर जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन मुझे मिल रहा है भाई। ब्यूटेन आपके 4 कार्बन, 2 पे मिथाइल, इस तरीके से। तो ये CH, ये CH2 और ये CH3, ये प्रोडक्ट मुझे मिला। ठीक है, हाइड्रोजनेशन करने पे, तो यानी कि हाइड्रोजनेशन करने में मैंने क्या किया होगा, डबल बॉन्ड हटा के और HH लगाए होंगे। सो डबल बॉन्ड हटाने के बाद में मैंने एक H इधर दिया होगा, एक H इधर दिया होगा, और ये सिंपल इस तरीके का एल्कीन मिल गया मुझे। तो यहाँ पे अब हमें सिंपली ये देखना है कि एल्कीन कौन कौन सा हो सकता है, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है आने की। तो डबली बॉन्डेड जो है कार्बन्स यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पर हो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पर आ सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ पर हो, और एक डबल बॉन्ड हो सकता है या तो यहाँ पे या यहाँ पे। दोनों जगह होने में नहीं होगा, मतलब एक ही जगह पर हो सकता है, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। एक ही पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पर लगाओ यहाँ पर लगाओ, एक ही बात हुई। तो यहाँ पर ये चेन इतनी है तो कॉर्नर वाले पे ही आएगा, और अगर इस चेन को मानते हो तो ये इस वाले कॉर्नर पे ही आएगा तब भी। ठीक है, यहाँ पर लगाना है तो अलग एक स्ट्रक्चर बना, अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हो तो एक अलग स्ट्रक्चर बना, और यहाँ पर लगाते हो कहीं भी तो एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका डबल बॉन्ड हो सकता है वो मान लेते हैं इस जगह पर होगा। ये हम देख रहे हैं कैसे पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पर है लगाने की, और हर जगह पर अगर आप लगाओ तो एक अलग ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पॉसिबल एल्कीन्स बता रहा है जिनका हाइड्रोजनेशन करने के बाद में ये आया होगा। तो अब आप एक डबल बॉन्ड लगा दो इस जगह पर, यहाँ पे फर्स्ट वाले कार्बन पे ही CH2 CH3। ठीक है, एक हो सकता है डबल बॉन्ड इस सेकेंड वाले कार्बन पे हो, CH CH3 है, डबल बॉन्ड CH CH3, और हो सकता है कि डबल बॉन्ड इस लास्ट वाले पे हो, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन्स पॉसिबल हैं। अगर मैं इनका हाइड्रोजनेशन करूं तो मुझे ये मिल सकता है। अब यहाँ से डबल बॉन्ड हटा देते हैं ये। अब इसमें आप नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है इस फर्स्ट कार्बन पे, और सेकंड कार्बन पर ही आ रहा है आपका ये मिथाइल। तो आपका नेमिंग इसी तरीके से हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। नेमिंग भी हमने की है पहले वीडियोस के अंदर, आप उसे भी देख सकते हैं जाकर। यहाँ पर आप देखिए आपका डबली बॉन्डेड कार्बन आ रहा है सेकंड कार्बन पे, और फिर थर्ड कार्बन पे आ रहा है आपका मिथाइल। तो यहाँ से नहीं लेंगे, हम लेंगे इस तरफ से ही 1 2 3 4। यहाँ पर आपका सेकंड कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और सेकंड कार्बन पे आ रहा है मिथाइल। तो आपका नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। यहाँ पर आपका देख सकते हो, आपको नेमिंग जो है वो इस तरीके से करनी है। यहाँ पर आपका डबली बॉन्डेड है 1 पे, तो यहाँ पे आपका सिंपल हो जाएगा 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 1 पे इन। ठीक, ये आपकी नेमिंग हो जाएगी इसकी। तो ये अल्कीन्स हैं जो कि पॉसिबल हैं। इसके बाद में आपका अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। के साथ में रिएक्टिविटी को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इसको यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है क्लोरोबेंजीन, टू 4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन तो है ही, 2 4 डाइनाइट्रो भी लिखा है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 2 4 पे डाइनाइट्रो है, यानी 2 पे और 4 पे NO2 है, और है इसके अंदर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है, और इसके साथ में क्या लिखा है, पैरा नाइट्रो। तो यानी इसके पैरा पे NO2। अब बताना है इसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे जल्दी अटैक करेगा, किस पे नहीं करेगा, ये चीज यहाँ पर देखो। ये सिंपल क्लोरोबेंजीन है,
यहाँ पर क्या है, 2 NO2 लगे हैं, यहाँ पर क्या है, 1 NO2 लगा है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर किस पे जल्दी अटैक करेगा, इस वाले पे ही करेगा। यहाँ पर आप देखो तीनों में Cl तो लगा है, ठीक है, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये Cl लगा है तीनों के अंदर। Cl है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है इस रिंग के ऊपर, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है रिंग की तरफ, तो यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बड़े मजे से आके अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये आके इस पे जुड़ सकता है यहाँ पे। अभी अगर यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर Cl लगा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी रिंग की तरफ देगा, लेकिन एक NO2 जो ये लगा हुआ है, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच भी रहा है अपनी तरफ। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रोफाइल क्या इतनी जल्दी अटैक कर पाएगा जितना कि यहाँ पर होगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के केस के लिए हो जाएगी थोड़ी सी कम इससे मुकाबले, तो यहाँ पे हो जाएगी थोड़ी सी कम। तो ये आएगा आपका दूसरे नंबर पे, ये आएगा आपका पहले नंबर पे, ठीक। इसके बाद में देखो यहाँ पे क्योंकि एक NO2 ग्रुप अटैच था, खींच रहा होगा कुछ हद तक। यहाँ पर अगर मैं एक की जगह 2 NO2 को लगा देती हूँ तो वो डबल खींचेंगे, तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा कम करेंगे रिंग से। तो क्योंकि यहाँ पर NO2 जो है ये पैरा पे ही लगा हुआ है, तो Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे तो देता है, पैरा पे NO2 लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता रहेगा। यहाँ पर जो है Cl आपका ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्थो और पैरा दोनों पर ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दिया, जो कि आपका NO2 है। तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे कम हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये तीसरे नंबर पे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है इसके अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो ये और ये। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका ये क्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा क्लोरोबेंजीन की रहेगी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इसके बाद में है आपका ये वाला पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और फिर सबसे कम है 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। नाम आप पूरा लिख सकते हो, आपको दिया ही हुआ है। इसके बाद में जो बी पार्ट है, ये ए पार्ट था इसके अंदर, बी पार्ट में है आपका टॉलुइन, पैरा ये और पैरा ये, इनका भी पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। टॉलुइन होता है आपका बेंजीन पे सिंपल CH3। नेक्स्ट है आपका पैरा पे अटैच है, पैरा पे आपका अटैच है यहाँ पर NO2 और CH3। तो यहाँ पर है आपका CH3 तो है ही, इसको हम ऊपर ही लगा देते हैं, एक NO2 और यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद में है NO2 और NO2, तो दोनों जगह पर सिर्फ आपके NO2 अटैच हैं। अब आपको बताना है इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीजिंग में। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर पाएगा, यहाँ तो आराम से कर जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा रिंग की तरफ, और तो पैरा पे बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आराम से आके अटैक करेगा और आके जुड़ जाएगा इस रिंग से। यहाँ पर आपका फिर से वही वाला केस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा कम आसानी से जा पाएगा। यहाँ पर आपकी रिंग जो है इसमें दोनों में ही आपका NO2 ग्रुप अटैच है, सो दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ पर सबसे लीस्ट हो जाएगी आपकी रिएक्टिविटी, सिर्फ विड्रॉइंग है, देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपकी सबसे मैक्सिमम रिएक्टिविटी, इसको आप अरेंज कर सकते हो, बाकी बस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज्यादा इसका है, फिर रिएक्टिविटी इसकी है, फिर रिएक्टिविटी इसकी है। तो पहले इसका नाम लिखो, फिर ये एरो लगा के, फिर इसका नाम, फिर ये एरो लगा के इसका नाम। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर यहीं से लिख देते हो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है इसका। इसके बाद में है 23 आउट ऑफ बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन और टॉलुइन विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली एंड वाई।
बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, तो यानी 2 NO2 है और टोलुइन है। यहाँ पे आपको करना है क्या, नाइट्रेशन करना है। सबसे इजीली किसका हो जाएगा इनमें से और क्यों हो जाएगा? नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, HNO3, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। नाइट्रेशन में हम HNO3 और H2SO4 को लेते हैं। ये मैंने बता दिया था कि NO2+ ही जनरेट होता है एज इलेक्ट्रोफाइल, जो आके इस पे लग जाता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा NO2 पॉजिटिव। तो ये जो NO2 पॉजिटिव है ये इस पे लग सकता है, ठीक है, सिंपल बेंजीन रिंग है तो लग सकता है आराम से आके, तो ये इस पे लग जाएगा। अब डिपेंड इस पे करता है इन दोनों पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ अटैच है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है देखने के लिए, यहाँ पर कुछ अटैच है। सबसे पहले इसका देखते हैं। यहाँ पर बेंजीन पे CH3 अटैच है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा रिंग के ऊपर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चाहिए ना रिंग के ऊपर, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक करेगा यहाँ पे आके। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग की तरफ देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ तो आपके पास कोई नहीं है देने वाला, सिंपल बेंजीन रिंग है। एक तरफ आपकी बेंजीन रिंग तो है ही, उसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप भी है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे आसान होगा इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना या यहाँ पे, इसके मुकाबले तो यहाँ पे ज्यादा आसान हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है ऑर्थो पैरा की तरफ। अब देखो इस वाले केस के अंदर यहाँ पर क्या है, आपकी बेंजीन रिंग है ही और दो दो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं डाइनाइट्रो। तो आपके दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं बेंजीन रिंग से। तो अब इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे, इन दोनों में मैंने आपको बता दिया, एक सिंपली बेंजीन है और एक में इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी। अगर सिंपल बेंजीन रिंग है और दो दो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाले लगे हुए हैं, तो आपका अब किसमें इस अटैक जो है वो आसान हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का, इस वाले केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है कम, तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों इसके पास में आना चाहेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो खींचने वाले लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा इतनी आसानी से। तो सबसे आसानी से हो पाएगा इसमें, देने वाला लगा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आराम से आके यहाँ पे जुड़ सकता है। इसके बाद में यहाँ पर न्यूट्रल है, कोई भी लगा नहीं होगा इसके पास में, फिर सबसे कम हो जाएगा जो खींचने वाला होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेंजीन, इसमें और इसमें से टोलुइन को आप लिखोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ऑर्थो पैरा भी बढ़ाएगा, ये आपका पैरा पे लग जाएगा, मेजर हो जाएगा। ये आप आंसर पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद में 24 है, सजेस्ट द नेम ऑफ अ लुईस एसिड अदर देन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस AlCl3 के अलावा आपको कोई लुईस एसिड बताना है विच कैन बी यूज ड्यूरिंग इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो लुईस एसिड आप ले लो, एनहाइड्रस FeCl3 ले लो, SnCl ले लो, ये सारे आप ले सकते हो। इसके बाद में है 25, Why is Wood's reaction not preferred for the preparation of alkanes containing odd number? अगर कार्बन आइटम हमारे ऑड है तो उसमें हम वुड्स रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए, तो यही आपको बताना है क्यों नहीं करते हैं। तो वुड्स रिएक्शन जो है, वुड्स रिएक्शन के अंदर आपका यहाँ पर होगा RX, तो आपका RX है, मान लो आपका R जो है ये CH3 CH2 है, ठीक है, आपका होगा 2 सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये आपको देता है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ CH3 CH2 Cl। ये जो आपकी वुड्स रिएक्शन है इसके अंदर आपका ये 2NaX ये निकल जाता है, 2Na और एक X इधर है, एक X इधर है, X आपका ये कुछ नहीं है, सीधा हेलोजन है, तो ये आपका 2NaX निकल जाता है और ये जो आपका R है ये साथ में जुड़ जाता है, तो ये आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका मिला एल्केन। कैसा है ये? इवन नंबर है ना कार्बन, तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो वुड्स रिएक्शन से।
लेकिन अगर ऑड नंबर का प्रिपेयर करना चाहें तो वो नहीं होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस का 2NaX। सेम है, अगर आप यहाँ पर प्रोपेन भी ले लेते हैं ना इस तरीके से, मतलब प्रोपाइल क्लोराइड, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस Cl CH2 CH2 CH3 और 2 सोडियम होते तो ये 2NaCl निकल जाता और आपको मिलता CH3 CH2 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 CH3, दैट इज एन हेक्सेन। इवन नंबर्ड कार्बन है, प्रिपेयर हो सकता है वुड्स रिएक्शन से, लेकिन अगर आप प्रिपेयर करना चाहो ऑड नंबर वाले तो वो नहीं कर सकते हैं। अगर ऑड नंबर वाले का मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दूं, अगर मैंने एक लिया जिसमें मेरे 4 कार्बन्स हैं एक तरफ, तो ये आपका हो गए 4 कार्बन्स, ठीक, 2 सोडियम होंगे आपके यहाँ पर, और एक मैं लेती हूँ जिसमें है हमारे 3 कार्बन एटम्स। तो इस वाले RX में आपके 4 कार्बन एटम्स हैं, इस वाले RX में आपके 3 कार्बन एटम्स हैं। ऐसे लिया है हमने अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि हमारे RX के अंदर है। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वल लूंगी तो मेरे इवन ही बनेंगे ना, जो भी एल्केन बनेगा वो इवन नंबर ही बनेगा कार्बन का। तो एक हमें लेना पड़ेगा ऑड और एक इवन, इस तरीके से, ताकि जो मेरे को रिजल्टेंट मिले एल्केन उसमें मेरा ऑड नंबर कार्बन एटम आए। तो अगर मैं ये लेती हूँ तो यहाँ से हमारा 2NaCl निकल जाएगा। Cl कहाँ गया, Cl यहाँ लगा देते हैं, हाँ, तो 2NaCl निकल जाएगा यहाँ से। ड्राई ईथर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये मिलेगा। इधर तो 4 कार्बन एटम थे, ये रहे CH3 CH2 CH2 CH2, इधर कितने थे 3 के मैंने इधर 4 लिख दिए हैं, ठीक है, इधर थे 3, इधर वाले जो है ये आ जाएंगे आपके CH2 CH2 CH3। अब ठीक है, ये अब आप देखो जो आपको एल्केन मिला है वो कैसा मिला है, यहाँ पर 7 कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर जो दिक्कत है ना वो ये है कि हम जब ऑड नंबर प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ये जो आपने 7 कार्बन एल्केन प्रिपेयर करा है जो कि हेप्टेन है, जब हम इसमें ऑड नंबर को प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हेप्टेन नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको 6 कार्बन वाले और 8 कार्बन वाले ये भी मिलेंगे, एज साइड प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन इसीलिए हम इस रिएक्शन को जो है ऑड नंबर के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको जो 7 कार्बन है ये भी मिलेगा, प्लस आपको इसके अंदर ऑक्टेन भी मिलेगा, उसमें 7 कार्बन नहीं होंगे 8 कार्बन होंगे तो वो भी आपको मिलेगा, प्लस आपको हेक्सेन भी मिलेगा, उसमें 7 कार्बन नहीं उसमें 6 कार्बन होंगे। तो इसीलिए आप जो है वुड्स रिएक्शन को ऑड नंबर कार्बन्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इवन नंबर कार्बन्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप ये दिखा सकते हैं कि हमने हेप्टेन को प्रिपेयर करा लेकिन हेक्सेन और ऑक्टेन भी हमें एज साइड प्रोडक्ट्स इसके अंदर मिल गए, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स थे इसमें हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर के अंदर, जो कि मैंने आपको सारे करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप चैनल में जाकर भी देख सकते हैं खुद से। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी, ये सोल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो के सोल्यूशंस आपको पसंद आए हो और ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।